सिर्फ 2 घंटे बचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान का नामो निशान इस ब्रह्मांड से मिटाने वाले थे। पहले ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, फिर गाली गलौज पर उतर आए कि हॉर्मूज को खोल बे, फिर सिविलाइजेशन ईरान की खत्म करने की बात कह डाली। लोगों को लगा कि अब तो न्यूक्लियर बम ही बरसेंगे, क्योंकि ईरान पर आग बरसाने की बात कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान का खेल सबको लग रहा था खत्म होने वाला है। उनका 10 पॉइंट पीस प्रपोजल भी लग रहा था, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू को वहां इसराइल में बैठकर मजे आ रहे थे। अमेरिका फ्री में इसराइल का काम कर रहा था, ईरान का नाश कर रहा था। इसराइल की चैनल 13 ने तो काउंटडाउन क्लॉक भी लगा दिया लाइव टेलीविजन पर कि देखो ऐसे होगा अब ईरान का नाश। उधर इरानियंस एक ह्यूमन चेन बनाकर अपने पावर प्लांट्स, अपने ब्रिजेस पर खड़े थे कि आओ हमारे ऊपर बम बरसाओ। ऑयल की अगर हम बात करें तो $100 प्रति बैरल से ऊपर चले गया। ग्लोबल मार्केट्स फ्री फॉल पर चले गए और जैसे ही यह काउंटडाउन खत्म होने वाला था, उसके 2 घंटे पहले एक सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है। अब यह सीज फायर की आशा किसी को नहीं थी, लेकिन 2 हफ्तों के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक सीज फायर के लिए मान तो गए हैं और इसमें एक पक्ष की बात मानी भी गई है। लेकिन मजे की बात है कि वो पक्ष अमेरिका नहीं है, वो पक्ष है ईरान। ईरान की बातें, उनका 10 पॉइंट माना गया है। और इसीलिए देशभक्त पर हम कह रहे हैं कि पिछले 40 दिनों से कम में हमने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को चेंज होते देखा है, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज होते देखा है। 60-70 सालों में जो बदलाव नहीं आया था वो अब हमें यहां दिख रहा है। ऑब्वियसली सीज फायर की खबर आते ही दुनिया भर में काफी जोश, मार्केट्स उत्साह से ऐसा झूमे। सेंसेक्स की अगर बात करें तो करीबन 4% अप, और ईरान ने इसे ह्यूमिलिएशन फॉर अमेरिका का करार दिया। उनके स्टेट टेलीविजन ने खूब मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का। लेकिन खबर यह भी आई कि पीछे से कैसे ये गेम चाइना ने बदला। फाइनली चाइना ने बात करके ईरान को भी अपनी शर्त नीचे करने को कहा, सीज फायर मानने को कहा। और जहां तक आर्ट ऑफ द डील की बात है, लोग अमेरिका में पूछ रहे हैं कि अमेरिका को क्या मिला, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला, और इसीलिए शायद वो भी काफी नाखुश हैं। सत्ता पलट की बातें हो रही हैं, नहीं ईरान में नहीं अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करने की बातें हो रही हैं। तो भाई जीता कौन ये युद्ध? क्या ईरान जीता, रशिया जीता, चाइना जीता? क्या ये सीजफायर होल्ड करेगा? इजराइल इतना खौर्याया हुआ क्यों है? इजराइल इस पूरे शांति प्रस्ताव को, सीजफायर को साबोटाज क्यों करना चाहता है? और भारत में भी काफी लोग नाखुश हैं इस पूरे डेवलपमेंट पर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रंप ने जो सरेंडर किया, जो धुरंधर से सरेंडर बना, वो ऐसा कैसे हुआ? ट्रुथ सोशल पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले लिखा कि देखिए ईरान अपना रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, हम भी वहां से सप्लाई लोड करेंगे और आपस में वहां घूमते फिरते रहेंगे, देखेंगे सारी चीजें जैसा हमने कहा है वैसा ही हो रहा है। नहीं, ये गोल्डन एज हो सकता है मिडिल ईस्ट का। भाई साहब कल तक तो सिविलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहे थे, आज गोल्डन एज लाने की बात कर रहे हैं। इस आदमी का भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था न्यूक्लियर क्वेश्चन, जिसके ऊपर, जिसके बिना पर, जिसके एक्सक्यूज पर यह पूरा वॉर किया गया था। ट्रंप ने पहले कहा टोटल एंड कंप्लीट विक्ट्री है अमेरिका के लिए, और जहां तक न्यूक्लियर मटेरियल की बात है वो सारा टेकन केयर ऑफ होगा। अरे अगर वो नहीं होता तो मैं ये डील पर हस्ताक्षर नहीं करता। लेकिन तभी जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात पर भी अग्री किया और ट्वीट भी कर दिया कि वो ईरान के 10 पॉइंट पीस प्रपोजल से सहमत है, जिसमें कोई न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आइए वो 10 पॉइंट समझ लेते हैं कि ईरान को क्या मिलता है इस पूरे पीस डील में, इस सीज फायर में। नंबर 1, एक बाइंडिंग गारंटी अमेरिका देगा और जो एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल, कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे, इसे नॉन एग्रेशन पैक्ट मान लीजिए। नंबर 2, परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज, टेम्पररी सीज फायर नहीं होगा, ये परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज की बात यहां की गई है। नंबर 3 कि भैया इजराइल स्ट्राइक नहीं करेगा हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर भी, ये क्रिटिकल बात है, लेबनान का इशू याद रखिएगा, इस पर अभी वापस आते हैं। नंबर 4 कि सारे सैंक्शंस यूएस हटाएगा, न्यूक्लियर सैंक्शंस नहीं, सारे सैंक्शंस जिसने लंगड़ा दिया था लिटरली ईरान को इतने सालों से, सारे हटाए जाएंगे। नंबर 5, प्रोटेक्शन फॉर ईरान रीजनल प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा और इसके बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाएगा, लेकिन ईरान के कंडीशंस के अंडर खोला जाएगा। जो ट्रांजिट होगा उसमें $2 मिलियन पर शिप लिया जाएगा, जो ओमान के साथ स्प्लिट करेगा ये अमाउंट, और ये अमाउंट जो ईरान के पास आएगा वो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। ईरान की स्टेट टीवी ने ये पूरा
पूरा लिस्ट ब्रॉडकास्ट किया, इसे बैटलफील्ड अचीवमेंट बताया। तेहरान में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बागदाद में सेलिब्रेशन चल रहा है कि अमेरिका ने अपनी हार मान ली है। अब ये 2 वीक का पॉज मिला है, नेगोशिएशंस इस्लामाबाद में अब शुरू होने वाले हैं। इजराइल काफी नाखुश है। उसने पहले बोला कि नहीं, हमें तो बताया गया है कि ईरान से न्यूक्लियर मटेरियल हटाया जाएगा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी कम की जाएगी, लेकिन जो अमेरिका पूरी दुनिया को एक्सेप्टेंस बता रहा है उसमें ना कोई बैलिस्टिक्स की बात है, ना कोई यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है। तो ऑब्वियसली इजराइल में इसे अमेरिका का सरेंडर देखा जा रहा है। यह डील को हैक करने की कोशिश अब इजराइल करेगा। इस चीज की चेतावनी लोग पहले ही देने लगे हैं। और अब जब बात हैकिंग की उठी है तो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए, इंडिया में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स बनते हैं, डिग्री की कमी नहीं है हमारे देश में, प्रॉब्लम है स्किल्स की। साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स काफी खुली पड़ी हुई हैं, पर कंपनीज बोल रही हैं भाई थियरी नहीं चाहिए, काम आना चाहिए लोगों को। यह सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन आज के एंट्री लेवल रोल के लिए भी 1000 लोग अप्लाई करते हैं। कॉल बैक किसको मिलता है? जिसके पास प्रूफ ऑफ एक्चुअल नॉलेज एंड स्किल्स है। इसी डिग्री और स्किल गैप को सॉल्व करता है ट्राई हैक मी, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स भी हैं। ये कोई बोरिंग कोर्स प्लेटफॉर्म नहीं है जहां जाकर आप पीपीटी देखकर सो जाओ। ये गेमिफाइड है, मतलब आप डायरेक्टली वर्चुअल मशीन्स हैक कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं। 7 मिलियन प्लस लोगों ने ऑलरेडी इसे यूज करके रखा है ग्लोबली। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि यह सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं है, यह पूरा पाइपलाइन है। लर्न, प्रैक्टिस, सर्टिफाई, गेट हायर्ड। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, उनका स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप, जीरो से आपको जॉब रेडी बनाता है। 1100 से ज्यादा रूम्स, हर हफ्ते नया कंटेंट और सर्टिफिकेशन, यही असली गेम चेंजर होता है। SEC 0 बिगिनर्स के लिए टू SEC 1 फंडामेंटल्स के लिए, लेकिन जो स्टैंड आउट है वो है SAL 1। ये एक्सेंचर, सेल्सफोर्स जैसे कंपनीज के साथ बनाया गया है। रियल SOC एनालिस्ट स्किल टेस्ट करता है, मतलब रेज्यूमे में लिखने के लिए नहीं, काम करने के लिए। और हां, यह सब ब्राउजर में चल सकता है, कोई हैवी सेटअप की आपको जरूरत नहीं। एको AI ट्यूटर भी है जो 24/7 आपको समझाता रहता है, आपकी मदद करता रहता है। आप ये फ्री में स्टार्ट कर सकते हो ये कोर्स, बट अगर सीरियस हो तो आप प्रीमियम लीजिए। फुल एक्सेस, बेटर लैब्स और सर्टिफिकेशंस पर 15% एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको मिलता है। और देशभक्त व्यूअर्स के लिए कोड देशभक्त 30 अगर आप यूज करेंगे तो 30% ऑफ ऑन एनुअल प्लान भी आपको मिलेगा। अगर साइबर सिक्योरिटी में आप करियर बनाना चाहते हैं तो ट्राई हैक मी इज अ सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है, डू चेक इट आउट। नाउ बैक टू द स्टोरी। ईरान के पास 450 किलोग्राम ऑफ 60% इनरिच्ड यूरेनियम है। IAEA ने यह बात कंफर्म करके रखी है इसी साल, जिससे 9 to 11 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, कम से कम इन थियरी। सीज फायर अग्रीमेंट में कोई प्रावधान नहीं है इन न्यूक्लियर इंस्पेक्शन का, कोई IAEA का एक्सेस का, कोई इनरिचमेंट को फ्रीज किया जाएगा, कोई सेफगार्ड मैकेनिज्म, या फिर ईरान न्यूक्लियर मटेरियल सौंप देगा अमेरिका को या किसी को, कुछ नहीं है। ईरान के अपने 10 पॉइंटर जो प्रपोजल अमेरिका को दिया गया था, वो यह बात कहता है कि भैया ईरान की भी सॉवरेन राइट टू इनरिचमेंट है। इसीलिए इसे टोटल विक्ट्री फॉर अमेरिका नहीं कहा जा सकता है, यह सरेंडर फॉर अमेरिका जरूर कहा जा सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को 15 पॉइंट अपना पीस प्लान भेजा था पाकिस्तानी मीडिएटर्स के थ्रू। उसमें अमेरिका के कुछ अहम डिमांड्स थे कि हॉर्मूज को आप बिना किसी शर्त खोलोगे, एलिमिनेट करोगे अपने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ध्वस्त कर दोगे अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, अपने बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज को सीवियरली रिस्ट्रिक्ट कर दोगे और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को आप मदद नहीं दोगे। इनमें से एक भी शर्त, एक भी कंडीशन को ईरान ने पूरा करने से मना कर दिया और तब भी यहां से सीज फायर हो गया। तो अब यह देखते हैं कि अमेरिका को मिला क्या। हॉर्मूज पार्शियली ओपन किया गया है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन ईरान की परमिशन इसमें लगी है, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू होगा, ईरान का कंट्रोल अभी भी हॉर्मूज पर है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान कह रहा है एनरिचमेंट हमारी जारी रहेगी और इजराइल को कह रहा है कि नहीं एनरिचमेंट नहीं होगा, लेकिन यह मैटर अनरिजॉल्व्ड है। अमेरिका 2 भाषाओं में यहां बात कर रहा है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला है इस पीस प्रोसेस में, इसी न्यूक्लियर क्वेश्चन पर आने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की कोई बात नहीं हुई है ईरान के 10 पॉइंट्स पे, वो भी अनरिजॉल्व्ड है। प्रॉक्सी नेटवर्क की अगर हम बात करें तो क्लियरली ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह को आप प्रोटेक्ट करोगे, हिजबुल्लाह पर अटैक आप नहीं करोगे। इस बात को लेकर इजराइल से झड़प होने वाली है। और इतना सब कुछ कितना खर्चे पर?
$30 बिलियन कहा जा रहा है। अमेरिका ने तो 5 हफ्ते में ऐसे ही फूंक दिया है। 13 अमेरिकन सोल्जर्स डेड हैं, करीबन 400 इंजर्ड हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियली इससे ज्यादा हो सकता है। तेल की कीमतें 50-60% तक बढ़ चुकी हैं। ब्रेंट $100 प्रति बैरल से ऊपर चले गया था। अमेरिका में जो गैस प्राइसेस हैं $5 प्रति गैलन तक पहुंच चुकी हैं, जो कि इससे आधी थी युद्ध शुरू होने से पहले। शायद इसीलिए ट्रंप का भी मन थोड़ा सा बदल गया है। और अगर बेसिस की बात करें तो कतर में, जॉर्डन में इनके जो सारे बेसेस हैं, इनके सारे रेडार्स हैं, इनके इतने सारे प्लेन्स हैं, इनकी जो पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डेप्थ थी वो डिग्रेड कर दी गई है। चलिए ये बात तो हो गई अमेरिका ने क्या खोया। आइए देखते हैं ईरान ने क्या पाया जो युद्ध के पहले उसके पास था नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें कि भैया ये अपने रेगुलर ट्रैफिक पर फिर से आने लगता है कल से, तो 135 शिप्स तो प्रतिदिन यहां से गुजरेंगी। अब अमेरिका भी मान चुका है कि भैया टोल तो लगेगा। अब 135 शिप में 14 दिन, हम सिर्फ 2 हफ्ते की बात कर लेते हैं, 135 इंटू 14 दिन, करीबन आपके पास 1900 शिप्स का आंकड़ा बन जाता है, जो अगले 14 दिन में जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तड़ करके यहां से निकलेंगे। ईरान बोलेगा 2 मिलियन, चलो पैसा निकालो, टोल निकालो, जो हम ओमान के साथ स्प्लिट करेंगे। ओमान के साथ स्प्लिट करने के बाद भी ईरान को करीबन $2 बिलियन मिलने वाले हैं अगले 14 दिनों के अंदर। और अगर यही चीज चलता रहा तो माने परमानेंटली, तो एक साल में ईरान को $50 बिलियन मिलने लगेगा। काफी सारा पैसा हो जाएगा उसके बैलिस्टिक और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। वाह ट्रंप, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, इतना सारा पैसा ईरान को दे दिया जो अभी तक वो नहीं लेता था। लेकिन फैक्ट तो तब भी है कि ट्रंप एक चीज तो समझता है, पैसा तो समझता है, बिजनेस तो समझता है, तो फिर ये हार उसने क्यों मान ली। एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो यही है कि किस तरीके से अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन सीक्रेटली करने की कोशिश की थी। वो जो पायलट रेस्क्यू किया गया था, ये पूरा रेस्क्यू मिशन नहीं था, वो पायलट इसी मिशन का एक हिस्सा था जो कि फ्लॉप हो जाता है, जिसको ध्वस्त किया जाता है, और ये पूरी की पूरी कहानी रची जाती है कि ये सब सिर्फ एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए इतने सैनिक भेजे गए थे। हमने अपने एपिसोड में इसको डिटेल में कवर किया था। और कहीं ना कहीं इस एपिसोड के बाद ट्रंप को समझ में आ जाता है कि ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करना नामुमकिन है, हमारे ही लोग मारे जाएंगे। कहीं ना कहीं यह बात ट्रंप को समझ में आता है कि नेतन्याहू ने काफी बड़ा जुमला बेचा था उसको, एक सपना बेचा था उसको, और इसीलिए उसे अब यहां से निकलना पड़ेगा। लेकिन सवाल तब भी यह है कि क्या इजराइल इस डील को होने देगा, क्या इजराइल शांति होने देगा। अमेरिका से भी ज्यादा शायद इजराइल को इस सीजफायर से झटका लग रहा है, और उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन पहले यह तो देख लेते हैं कि असली विजेता कौन है। विजेताओं के श्रेणी में सबसे पहले तो ईरान ही आता है। 1 महीने से ज्यादा अमेरिका और इजराइल की बमबारी झेल रहा था। सीनियर लीडरशिप पूरी तरीके से खो चुका है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके स्कूल्स तबाह हो चुके हैं। काफी ज्यादा सिविलियन प्रॉपर्टी, हाईवेज, ब्रिजेस तक भी तबाह हो चुकी हैं। लेकिन तब भी उन्होंने इस सीजफायर निगोसिएशन में एज अ डिफीटेड पार्टी नहीं, बट एज अ विनर पार्टी आया, और उसने अपने टर्म्स में निगोसिएशन करके दिखाया। यह काफी काबिले तारीफ है। और उसने यह नहीं सोचा कि भैया ये तो इतना पावरफुल देश है, मैं इसके साथ कैसे निगोशिएट करूंगा। उसने कहा कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। हॉर्मुज पर आज भी उसका कंट्रोल है, कंट्रोल ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, और सैंक्शंस भी अब हटने की बात हो रही है। रेपरेशंस अमेरिका से भले ही ना मिले, लेकिन हॉर्मुज का पैसा उसके पास आएगा, अपने देश को रीबिल्ड करने के लिए पैसा आएगा। तो उसकी जो छवि है, उसकी जो मिलिट्री है, और उसका जो रिजीम है, चाहे वो कितना भी क्रूर हो, लेकिन उसका रिजीम और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तो यह पासा पूरा उल्टा पड़ गया अमेरिका के ऊपर। दूसरा जो हम तो कहते हैं कि उससे भी ज्यादा ही विजेता है, वो है चाइना। चाइना और रशिया, उन्होंने यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन उसको वीटो किया। एक रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश हो रही थी, बहरीन ने उसे मूव किया था कि भैया पूरी दुनिया ये कमर्शियल जो शिपिंग है हॉर्मुज में, उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करे, माने जॉइंट एक्शन लिया जाए ईरान के खिलाफ। लेकिन 11 देशों ने इसके फेवर में वोट किया था, लेकिन चाइना और रशिया ने इसे वीटो कर दिया। तो कहीं ना कहीं चाइना और रशिया पीछे से ईरान को बैक करते हुए, ईरान को सपोर्ट करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। इसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करें तो यह है कि चाइना ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। इतना सारा जो तेल उसे फ्री में या बहुत सस्ते में मिल रहा था, उसे प्रोटेक्ट किया। अपना जो रीजनल प्रोजेक्शन है, सीक्रेटली वेपन सप्लाई करके अपना जो वर्चस्व है, वो मिडिल ईस्ट में चाइना चुपचाप एस्टैब्लिश कर रहा है। और यहां तक कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में अब चाइना की वाहवाही होने लगी है, क्योंकि ये जो 11th आवर में डील हुआ है, बोला जा रहा है चाइना के वजह से हुआ है। पाकिस्तान तो फ्रंट है, लेकिन असली निगोसिएशन चाइना ने करवाई है।
देशभक्त पर हम यह बात भी बार बार पॉइंट आउट करते आए हैं कि पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो बदल रही हैं। कैसे हॉर्मूज पर अब और भी आप देखोगे धीरे धीरे देश युआन में तेल खरीदने लगेंगे जो बाईपास करेगा डॉलर को। इसी मुहिम में ही यह युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना और भी युआन बैक तेल परचेज को सपोर्ट करेगा। यह पेट्रो डॉलर को इंपैक्ट करेगा। हमने इस पर आपको पूरा समझा के रखा था कि तेल और पेट्रो डॉलर पर अमेरिका की इकोनॉमी कैसे टिकी हुई है। उसे चाइना पीछे से ढीला करने की कोशिश कर रहा है, कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को अब यह बात समझ में आ चुकी है। उधर रशिया भी अपना बदला ले रहा था। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये जो अमेरिका के प्लेन्स हैं, अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं, कहां है, कैसे हैं, सारा इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई कर रहा था? रशिया सप्लाई कर रहा था, बदला ले रहा था। यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट किया तो वहां रशिया ने ईरान को सपोर्ट किया। यह बड़ा ग्लोबल खेल, यह प्रॉक्सी वॉर चल रहा था तो रशिया को भी बदले का एक मौका मिला। और जब सैंक्शंस उठे तेल के लिए तो उन्होंने भी एक महीने में अपना एक्सपोर्ट तेल का डबल कर लिया। अब आते हैं क्रिटिकल सवाल पर, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते यह सीज फायर रह पाएगा और इसमें इजराइल का एक क्रिटिकल रोल होगा। आप सोचिए, जो केंट, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जिन्होंने रिजाइन कर दिया इस वॉर के वजह से, वार्निंग दे रहे हैं अपने देशवासियों को इजराइल के खिलाफ। In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them. सोचिए, आलम यह है कि अमेरिका के एक सीनियर अफसर को अब यह बोलना पड़ रहा है कि अमेरिका को इजराइल से अपने टूल्स, हथियार हटा देने होंगे, नहीं तो इजराइल काबू में नहीं आएगा। इजराइल के गोल बिल्कुल अलग हैं, वो अमेरिका की बात नहीं सुनेगा। बाय द वे, इजराइल के क्या गोल हैं, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हमने आपको डिटेल में देशभक्त पर ऑलरेडी समझा के रखा है। यह एपिसोड देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इजराइल अभी इसी वक्त इस डील को सैबोटाज करने में व्यस्त क्यों हो गया है। उधर इजराइल की सच्चाई भी पूरी दुनिया को समझ में आ रही है, अमेरिका को भी समझ में आ रही है। प्यू रिसर्च यह कह रहा है कि 60% अमेरिकन एडल्ट्स अब अनफेवरेबल व्यू रखते हैं इजराइल के बारे में, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से जेनोसाइड करता आया है, जिस तरीके से बर्बरता करता आया है, उसकी सच्चाई अब सबको दिखने लगी है। वहां इजराइल में अपने आप ही एक तरीके का सत्ता पलट का प्रोग्राम चल चुका है। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर आकर लिख दिया कि हमारे देश में कभी ऐसा पॉलिटिकल डिजास्टर हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि इजराइल निगोशिएटिंग टेबल पर ही नहीं था, पूरी डिसीजन ले ली गई, ट्रंप ने सब कुछ कर दिया और हमें पता तक नहीं चला लास्ट मोमेंट तक। बड़े शर्म की बात है वैसे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उससे यह समझ में आता है कि इजराइल को पूरी दुनिया के साथ लगभग यह पता चला कि अमेरिका इस युद्ध में सीज फायर करने वाला है। सोचिए, अमेरिका का वफादार पार्टनर जिसे कहा जाता है इस युद्ध में, उसे खुद ही नहीं मालूम था कि सीज फायर होने वाला है। और फॉक्स न्यूज और दूसरे अमेरिकन पब्लिकेशंस कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अपसेट है इस डील से, इस सीज फायर से और इन डिटेल से। नेतन्याहू का ऑफिस सोचिए इतने सदमे में था कि उनको 4 घंटे लग गए सीज फायर अनाउंसमेंट पर रिएक्ट करने के लिए, और जब रिएक्ट किया तो अंग्रेजी में किया, हिब्रू में नहीं किया। मैंने पूरी दुनिया के लिए रिएक्शन दिया है, अपने देश में मुंह दिखाने लायक अभी नहीं रह गया है नेतन्याहू। इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन पूरी दुनिया को यह बोला कि हां, हम ये सीज फायर के साथ हैं, लेकिन लेबनान में सीज फायर के पक्ष में हम नहीं हैं। और यह काफी क्रिटिकल है, क्योंकि जो 10 पॉइंट पीस प्लान है जिस पर ट्रंप ने सहमति जताई है, पूरी दुनिया के सामने सहमति जताई है, उसमें लेबनान पर भी अटैक को रोकने की बात की गई है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम सपोर्ट तो करते हैं सीज फायर को, लेकिन लेबनान पर अटैक नहीं रुकेगा। तो चंद घंटों में, शायद जब तक आप यह एपिसोड देख भी रहे होंगे तब तक यह सीज फायर टूट भी चुका होगा। और सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि लेबनान के इशू पर इजराइल मानेगा अमेरिका की बात या नहीं मानेगा। अब कहीं ना कहीं तो अमेरिकन को भी बात सोचना पड़ेगा कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं या हम तुम्हारे पालतू बन चुके हैं। हम देशभक्त पर बार बार यह बात कह चुके हैं कि अमेरिका को अब इस बात को समझना होगा कि पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इजराइल का बिल्कुल अलग है। वो तो लिटानी रिवर तक अपना पूरा वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, वो ऑक्यूपेशन करना चाहता है। हिजबुल्लाह तो बहाना है, ऑक्यूपेशन असली निशाना है। लेकिन अब अमेरिका कब बात यह समझेगा कि भैया इजराइल तो अपनी करता रहेगा, सारे पॉलिटिशियन हमारी जेब के अंदर है, और अमेरिका को 51st स्टेट ऑफ इजराइल आपको बना के रखा है। तो इजराइल का रिएक्शन और इजराइल क्या करता है, इस पर हमें नजर रखना होगा। सोचिए, चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ट्वीट करके ये लिख रहे हैं, डोनाल्ड यू केम आउट लुकिंग लाइक अ डक।
इतने सीनियर ऑफिसर मैंने गुस्सा काबू में नहीं हो पा रहा था। ये ट्वीट को अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इजराइल में कितना ज्यादा मेल्ट डाउन हो रहा है इस समय। मेल्ट डाउन सिर्फ इजराइल में नहीं हो रहा है, इजराइल के काफी भक्त आपको हमारे देश में भी मिल जाएंगे, उनके काफी पालतू हमारे देश में भी मिल जाएंगे, उनका भी काफी जबरदस्त मेल्ट डाउन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम प्राइमरी चैनल्स बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान के नाम पर लिया गया है। दोनों को ट्रंप ने और ईरान ने थैंक यू बोला है कि आपने इस समझौते को करवाने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब उसमें दूसरी बात है कि इसमें अहम भूमिका एक्चुअली चाइना ने निभाई है, जेडी वैंस भी पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन फ्रंट ही सही अपने डिप्लोमेसी के लिए पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना नाम चमका लिया है। फोर्ब्स ने भी रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान को एज अ फ्रंट इस्तेमाल किया गया था। जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, जो उनके ट्वीट्स हैं वो पहले से ही कहीं और से किसी और देश से फॉर्मेट होकर आ रहे थे, वो सिर्फ उसको ट्वीट आउट कर रहे थे। अब ये जेन्युइन डिप्लोमेटिक एक्शन ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी जो छवि है उसको सुधारने का एक मौका मिल चुका है। एक टेरर स्टेट से एक डिप्लोमेटिक स्टेट में अपने आप को आंकने का एक मौका मिल चुका है। तो इससे पाकिस्तान को क्या मिलता है? एक सीट एट द इंटरनेशनल टॉक्स, अपने आप को पोजीशन करने के लिए कि भाई हम भी मीडिएटिंग पावर हो सकते हैं, दो न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज के बीच में हम भी बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस तो आती है। आप एक इररेलेवेंट देश बन चुके थे जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता था, सिर्फ इकोनॉमिक रिलीफ के लिए आप आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़े रहते थे, लेकिन आज डिप्लोमेटिकली आप थोड़ा चमक गए हो। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा था कि भैया हमारा युद्ध तो है नहीं, तो हम तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखेंगे, और इंटरेस्ट हमारे काफी हैं। इंडिया का एलपीजी, हमारा एलएनजी, हमारा क्रूड ऑयल, एक्सपोर्ट रूट, सारी की सारी चीजें यहां से इंपैक्ट हो रही थी। लेकिन हमने सिर्फ चुपचाप ईरान के साथ अपने शिप्स का पैसेज को कोऑर्डिनेट किया, चुपचाप अपना सामान वहां से निकालने की कोशिश की। युद्ध हमारा नहीं था, इस पर हम नहीं पड़ेंगे। अच्छी बात है, आप ना पढ़ो, आप नॉन अलाइंड रहो। लेकिन यही देश, यही सरकार 1 साल पहले चीख चीख कर कहती थी, जयशंकर जी कहते थे कि यूक्रेन और रशिया, ईरान और इजराइल, कौन देश है जो इन सारे देशों के साथ बातचीत कर सकता है, मीडिएट कर सकता है? सिर्फ भारत देश है। आज जब उसी जयशंकर से पूछा गया कि भाई ये पाकिस्तान मीडिएशन रोल प्ले कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब था कि हम दलाल देश नहीं है पाकिस्तान की तरह। अब आपको बातचीत नहीं करनी है, आपको अपने मतलब से मतलब रखना है तो रखिए, लेकिन ये दिखाता है, ये तरीके की जो भाषा है, और वो भी एक फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक करियर डिप्लोमेट की जो भाषा है, वो दिखाती है आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी पेटिनेस। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आप पढ़े हो, मेरे ही कॉलेज से आप पढ़े हो, लेकिन इंटरनेशनली ट्रैवल करने के बावजूद, इतना सीनियर मिनिस्टर होने के बावजूद, आपकी डेस्परेशन, आपकी जेलसी, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, आपका स्पाइट साफ साफ यहां झलक रहा है। तो हमारे देश के छवि के लिए तो डेफिनेटली ये अच्छा नहीं है। अब देखने की बात है कि कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते ये सीजफायर रहता है, क्योंकि जहां इजराइल है वहां किसी चीज का आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जहां ट्रंप है वहां किसी चीज का आप भरोसा नहीं कर सकते हो। हां, लेकिन ट्रंप ने मंजूरी दे दी है इस डील का। मुझे ट्रंप की सिक्योरिटी का थोड़ा सा ख्याल आ रहा है कि भैया वो मोसाद से थोड़ा बच के रहे। ईरान युद्ध पर लगभग 40 दिनों से हमारी यहां नजर बनी हुई थी, क्योंकि यह पूरे दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसे अब बदल कर रख रहा है। लेकिन इसके बाद हमारे देश में जो हो रहा है उस पर भी नजर डालना काफी जरूरी हो गया है, तो उस पर भी अब हमारी फोकस इस हफ्ते से वापस आ रही है ऑन द देशभक्त। बट मेनी थैंक्स टू ट्राई हैक मी फॉर मेकिंग दिस डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी रियल स्किल्स चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी के लिए जॉब रेडी होना चाहते हो, तो ट्राई हैक मी इस्तेमाल करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है, डिस्काउंट कोड भी मैंने नीचे देकर रखा है। एक जंग तो अभी भी जारी है, जॉब्स की जंग, उस पर हम हार नहीं सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।